गुरुजी, पतंजलि ब्रांड को एक सेलिब्रेटेड ब्रांड एम्बेसडर नहीं आप है एंड ए पेड सीईओ भी नहीं है, फिर भी आप बाकी सारे एमएनसीज को पीछे करके इतना आगे आया, वो भी बस 4 साल में। तो इनके पीछे जो एक मार्केटिंग टेक्निक है वो क्या है? मार्केटिंग टेक्निक है मातृभूमि को सबसे ऊपर रखना। ऐसे तो आपका चैनल का नाम ही मातृभूमि है। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं प्रोफेशनल से। हमने एमबीए नहीं किया, हम स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आईआईएम, आईआईटी से नहीं पढ़े, हमने इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन एज इंडिविजुअल सबसे बड़ा कहीं कंस्ट्रक्शन किया है तो बिना इंजीनियरिंग किया हम लोगों ने किया है, बिना किसी जो है बड़े प्रोफेशनल के। पूरा रॉ मटेरियल से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, रिसर्च से लेकर के, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के, प्रोक्योरमेंट से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब कुछ हमने एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल स्पिरिट से किया। और एक ही भावना था कि हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस पर देंगे और जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे वो सब चैरिटी के लिए, देश की सेवा के लिए लगाएंगे, मातृभूमि की सेवा के लिए लगाएंगे। इस स्पिरिट के साथ हमने काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सक्सेस के पीछे 3 कारण हैं। एक तो जो इस नेशन के सिटीजन्स हैं उनका लॉयल्टी, फेथ, ट्रस्ट। उनको ऐसा लगता है कि ये पतंजलि, दिस इज अवर ब्रांड। पतंजलि इज नॉट ए कॉर्पोरेट हाउस और बिजनेस हाउस है। ऐसा लोगों में एक फीलिंग आ गया। एक तो लोगों का प्रेम, दूसरा भगवान का कृपा। हमको भगवान ही गाइड करता है। हमारा कोई गॉड फादर नहीं है कोई बिजनेस में। हमको कोई किसी कंपनी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी प्रोफेशनल ने, किसी ने या किसी बैंक ने हमको खड़ा नहीं किया। तो भगवान का कृपा, इसको हम अनुग्रह कहते हैं, भगवान का अनुग्रह है। और तीसरा, हमारे अपनी तरफ से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ से हमने इस काम को किया। तो अभी हम लोग इस साल 10,000 करोड़ पे पहुंच जाएंगे और विद इन 5 years ये 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का होगा, विद इन 5 years। और ये वर्ल्ड में पहली बार होगा कि जिस सन्यासी को कुछ नहीं चाहिए वो सबके लिए सब कुछ कर रहा है। माने मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं, आचार्य बागची अनपेड सीईओ और शेयर होल्डर सब कुछ। तो क्या किसके लिए कर रहे हैं? अभी कम 5 साल में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार देना ना, 1 लाख को तो हम अभी दे रहे हैं, 1 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दिया है। और 5 करोड़ किसानों को अपने साथ जोड़ के उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाना, उनकी लाइफ में। और एक देश में एक बात स्थापित करना कि विदेशी कंपनियों को हम पीछे छोड़ सकते हैं। भारत में नॉलेज की, भारत में टैलेंट की, स्किल की कोई कमी नहीं है। हम लोग विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी लोगों के लिए काम करते रहे। हमारा देश का ज्ञान, हमारे देश की प्रतिभा, ये विदेशी लोग उसका दोहन, शोषण करते रहे। हमने एक स्वाभिमान पैदा किया और स्वदेशी की पूरी फिलॉसफी को ग्राउंड रियलिटी पर हमने एग्जीक्यूट किया, उसको उतारा। आपका केरला में आने वाला प्रोजेक्ट्स क्या है? आपको जो चिंता में है पतंजलि को केरला में जो प्रोजेक्ट शुरू करना है वो क्या क्या है? देखो, पहले केरला से, कालड़ी से पूज्य स्वामी हमारे शंकराचार्य जी, वो उन्होंने दक्षिण को उत्तर से जोड़ दिया था।
अब हम उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहे हैं पतंजलि से, योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से और अपने वैदिक संस्कृति, अपने कल्चर से। तो हम जो है वहाँ करीब 100 तो योगा प्रचारक हम तैयार करेंगे, जिनको हम लोग 11 से 21 हजार कम से कम स्टार्टिंग में हम उनको सैलरी देंगे। कम से कम 400-500 डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ेंगे। और इन फ्यूचर हमारा मन है, केरला तो आयुर्वेद की भूमि है, वहाँ हम जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट्स और ये सब वहाँ पर हम तैयार करें और वहाँ की जड़ी बूटियों से वही हम औषधि भी बनाएं, क्योंकि केरला का आयुर्वेद तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और पतंजलि आयुर्वेद भी एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। तो दोनों मिल जाएंगे तो आयुर्वेद बहुत ऊंचाई पर जाएगा और हम केरल में पतंजलि का ये जो स्वदेशी का काम है कि विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से देश मुक्त बने, हमारा जो बड़ा सपना है वो है आर्थिक आजादी का। तो आर्थिक आजादी का सपना तो हमारा पूरा हो ही, इसके साथ साथ हम केरला में जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक हम स्कूल बनाए, एक ऐसा अफोर्डेबल स्कूल जो नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल उसके ऊपर हम लोग करें, जिसमें कि हम मॉडर्न एजुकेशन और जो हमारा वैदिक एजुकेशन है वो दोनों देंगे। अभी हम भारतीय एजुकेशन बोर्ड, एक नया बोर्ड का एफिलिएशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में HRD मिनिस्ट्री में हमने डाला हुआ है। हमको जल्दी उम्मीद है कि ये हमारा बोर्ड बन जाएगा और हम केरला के हजारों बच्चों को एजुकेशन भी दे सकेंगे, क्योंकि आज गरीब के बच्चे को महंगे स्कूलों में एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एजुकेशन के नाम पर जो इनजस्टिस है देश में वो खत्म होना चाहिए और केवल सब्जेक्ट का ही एजुकेशन नहीं, केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, लैंग्वेजेस, इतना ही कंप्यूटर, इतना ही नहीं सीखे हम। इसके साथ साथ हमारे अंदर मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी ये भी आनी चाहिए। तो श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा और श्रेष्ठतम संस्कार, इन दोनों के साथ हम केरला में एजुकेशन के फील्ड में भी आगे बड़ी सेवा करेंगे। तो केरला में अभी LDF गवर्नमेंट का रोलिंग चल रहा है, तो आप ये सोच रहे कि आपके ये प्रोजेक्ट्स को LDF गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगा? देखिए, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं और हम लोगों में बस एक ही अंतर है, हम लोग भगवान को मानते हैं। लेफ्टिस्ट लोग जो है वो मेटलिस्टिक थॉट प्रोसेस में बिलीव करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि लेफ्टिस्ट लोग भी स्वदेशी को मानते हैं। वो भी चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनी का राज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यूरोप की कंपनियां यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, विदेशी जो है लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग भी सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हैं। और हम भी चाहते हैं कि देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। तो 99% तो फिलोसफी एक ही है ना, प्रॉस्पेरिटी मिले सबको, सबके लाइफ में जो है खुशहाली आए। लेकिन हम लोग बस एक अलग बात है कि हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, हम भगवान को विश्वास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो देश एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई किसी के साथ में पक्षपात नहीं होता है। और हम जिस योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के और जो साइंटिफिक हमारा नॉलेज है उसको लेकर के चल रहे हैं। हम कोई ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड को नहीं मानते। हम किसी भी तरह का कोई भी जो सो कॉल्ड रिलीजियस प्रैक्टिस वो नहीं करते। हम लोग जो भी साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, सेक्युलर है और हमारे लिए बेनिफिशियल है वो। और जो हमारे रिलीजन में भी, माने हिंदू में, धर्म में भी जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस है केवल उसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई विरोध नहीं होगा। ओके, तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट डाउन है,
पूरा जो मार्केट में पैसा का रोलिंग कम हो गया, लोग सामान खरीदना कम कर दिया, तो आप एक 10,000 करोड़ का टर्नओवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे हो पाएगा ऐसी एक मार्केटिंग सिस्टम में? थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन है। अभी हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि हम लोग मैंने कहा ना, अपने हैबिट को हम लोग चेंज कर चुके हैं। अभी हमने अपने जितने भी स्टोर्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबको हम जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर प्रेरणा दे रहे हैं और इसका अच्छा असर भी आ रहा है। तो अभी थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि अभी मोदी जी ने तो बोला था 30 दिसंबर तक सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन और 2-3 महीना थोड़ा स्लो डाउन रहेगी हमारी इकोनॉमी। लेकिन एक बार हमारा आर्थिक पूरा व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, तो फिर आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें पूरे वर्ल्ड के साथ compete करना है, दुनिया के साथ बराबरी में खड़ा होना है, और ऐसे में हम अपने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उसको रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, तो हम दुनिया के साथ कैसे खड़े हो पाएंगे? तो भारत इकोनॉमिकली वीक कंट्री नहीं है। भारत में आने वाले समय में भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, हमारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। 2.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ 10 करोड़, अभी 2.5 करोड़ टैक्स पेयर हमारे। करदाता और मतदाता में बहुत अंतर है। 2.5 करोड़ हमारा, 2.5 करोड़ हमारा करदाता है और 90 करोड़ हमारा मतदाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये कम होगा। और जो सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सर्विसेज हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो मोदी का डिजिटल पेमेंट मूवमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम 100% सपोर्ट कर रहे हैं, बोल के भी और करके भी। ये डिमोनेटाइजेशन 4 चीज़ों से सक्सेस होगा। एक, बैंकिंग सिस्टम हमारा वो करप्ट नहीं होना चाहिए। आरबीआई बार बार रूल चेंज ना करें, उसका ट्रस्ट कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो करप्ट लोग हैं उनको छोड़े नहीं, और जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको छेड़े नहीं। और चौथा चीज़ है, पब्लिक को, जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं, उनको अपना हैबिट, अपना प्रैक्टिस, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैश में हमको सब चीज़ें करने की आदत पड़ी हुई है। और हम जब जो है चेक से, ड्राफ्ट से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन पेमेंट वाला, मतलब पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन में जब हम जाते हैं, तो एक बार थोड़ा प्रैक्टिस चेंज करना पड़ता है। और प्रैक्टिस चेंज करना, दिस इज बिग चैलेंज फॉर इन आवर इंडिविजुअल लाइफ और इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ। तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 महीने के अंदर यूपी में और बाकी 4 स्टेट्स में इलेक्शन आ जाएंगे, चुनाव आ जाएंगे, तो आप क्या स्ट्रैटेजी लेंगे उसमें? नहीं, अभी हम सर्वदलीय और निर्दलीय हैं। अभी ना किसी का अपोजिशन, ना किसी का सपोर्ट। अभी हम लोग अपना जो बेसिक प्रोडक्टिव काम है नेशन बिल्डिंग का, कि इस देश में जो करीब 50 लाख करोड़ रुपए का जो है विदेशी कंपनियों का कब्जा है हमारी जो है इकोनॉमी पर, करीब 50 लाख करोड़ का, उस विदेशी कंपनियों के कब्जे को तोड़ना, इस देश में जो यंगस्टर्स हैं उनको मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन देके उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करना। एक तरफ जहां हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम नॉलेज, संस्कार, स्पिरिचुअलिटी, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी, ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है। और एजुकेशन का काम, रिसर्च का काम, और मैंने कहा करीब 50 लाख करोड़ रुपए का इस देश में इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए। हम लोग करीब 100 लाख करोड़ का प्रोडक्शन इस देश में बिल्डअप कर सकते हैं विद इन 5 ईयर्स, और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पतंजलि कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने अपने आप को पूरी तरह से अभी जो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर हमने पूरा फोकस कर दिया है। और पॉलिटिक्स हमारे लिए ये आपद धर्म है। माने जब कोई देश में कोई बड़ा पॉलिटिकल एक तरह से क्राइसिस आएगा,
तो हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम कभी भी डायरेक्ट तो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, कभी भी एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना, कोई चीफ मिनिस्टर बनना, कोई सीएम पीएम बनना, ये हमारा लाइफ का गोल नहीं है। हमारा लाइफ का एक ही गोल है, हम योगी हैं, हम कर्म योगी हैं और हम इस राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं, बस। तो हमें योगी, कर्मयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना है और कुछ नहीं बनना। 2014 लोकसभा इलेक्शन में तो आप बीजेपी को सपोर्ट किया था, इसलिए किया। उस समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, यूपीए गवर्नमेंट का लाखों करोड़ का घोटाला, जिसको देखो उसी का मुंह काला। उस समय हमने ये स्टेप लिया कि हमारे देश को भी बचाना पड़ेगा। तो उस समय हमने ओपनली, हम कोई भी हिडन एजेंडा लेके नहीं चलते। आवर लाइफ इज ओपन बुक एंड ये हमारा कोई भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, रिलीजियस कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है। हम बहुत सिंप्लीफाई वे में चलते हैं कि हम नहीं कहते कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम नहीं बोलते कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र, कोई ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, और मैं नहीं कहता कि हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं कहता हूं इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरा ही मजहब सर्वश्रेष्ठ है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी जो आइडियोलॉजी है वो सर्वश्रेष्ठ है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। हमारा फिलॉसफी है हम सब ईश्वर की संतान हैं, उसको खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। हम सब भारतवासी हैं, हम सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस फिलॉसफी के साथ हम काम करते हैं। तो हम इस समाज में संस्कृतियों का जो संघर्ष है, टकराव है, वो जो युद्ध है, उनको टालना चाहते हैं। तो बाबा, आपके डिमोनेटाइजेशन पे सबसे पहले हमें व्यूज चाहिए थे आपका। आपको सबसे ये 500,000, चलो मैं 3 आइडिया मैं पहले दे देता हूं, फिर आप करते रहना। ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन का बीज हमने बोया, हमने उसका सीड पूरे देश में ऐसा बोया कि उसको जन आंदोलन बनाया कि बिग करेंसी मीडियम बनती है करप्शन का, इकोनॉमिक क्राइम का, नक्सलवाद, आतंकवाद की फंडिंग का, और जितना भी ड्रग्स का लेना देना होता है उस सब में द बिगेस्ट मीडियम इज बिग करेंसी। तो हमने कहा ये डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, और वो एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल एंड एक जैसे कहते हैं एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल के साथ ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय मोदी जी ने लिया। अब इस निर्णय को क्रियान्वित करने में 4 जो है चीजों की जरूरत है। एक, बैंकिंग सिस्टम का ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिबल होना, 1। दूसरा, आरबीआई के अंदर बहुत ज़्यादा उन लोगों को ट्रांसपेरेंसी बरतना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक, आरबीआई। तीसरा, टैक्सेशन सिस्टम, जो करप्ट लोग हैं वो बच ना पाए, उनको छोड़े नहीं, और जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको छेड़े नहीं, क्योंकि अभी टैक्सेशन का काम चालू हो जाएगा 1 जनवरी से, तब तबाही ना मचे। गरीब को सताए नहीं, शरीफ आदमी को, ईमानदार ऑनेस्ट आदमी को सताए नहीं और उसको छोड़े नहीं। जो करप्ट है, बहुत लोगों ने बहुत पैसा जमा किया। और चौथी चीज है, लोगों को अपना प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा। आप जब कैश ट्रांजैक्शन में काम करते हैं तो थोड़ा एक अलग प्रकार का प्रैक्टिस होता है। डिजिटलाइज में जाएंगे तो थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा किस तरह, थोड़ा मोबाइल से कैसे ट्रांजैक्शन करना, मशीन पे कैसे ट्रांजैक्शन करना, स्वैप मशीन को कैसे यूज़ करना। तो लोगों को, माने ग्राहक हैं चाहे उपभोक्ता हैं, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, कोई भी है, उसको अपना प्रैक्टिस चेंज करना, दिस इज चैलेंजिंग जॉब।
बट अभी तक तो बाबा जी गरीबों को बहुत दिक्कत और परेशानी आ रही है, जैसा कि ये मतलब अभी तक हम यहाँ अभी तो है। अभी बैंक एटीएम्स का भी इशू चल रहा है, तो आप क्या मिले हैं गवर्नमेंट से, फिनेंस मिनिस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट को आपने ये व्यू पास ऑन किया है? नहीं, गवर्नमेंट को ध्यान में है सब बातें, और हम भी शेयर करते रहते हैं। देखो, एक दो ग्राउंड रियलिटी गवर्नमेंट देखती है, वो अंधी नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऐसी है, वो विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, गूंगे नहीं है, और अकर्मण्य नहीं है। पर डिमोनेटाइजेशन के बाद भी हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि लोगों ने बहुत पैसे होल्ड किए हैं, जो नए नोट्स आए उनमें। इसीलिए मैंने बैंकिंग सिस्टम ने इसमें धोखा दिया है। दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। किसको एक अकेले मोदी जी कैसे सब चीजों को ठीक कर लेंगे? पूरा देश में घुन लग गया है ना। एक तो ये बात डिमोनेटाइजेशन वाली। दूसरी बात, हमारा जो मेन मुद्दा है इस समय, देश की इकोनॉमी में करीब 50 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर एमएनसीज का कब्जा है। 25 लाख करोड़ रुपए करीब जो है ये बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। करीब 25 लाख करोड़ रुपए की इंटरनल इकोनॉमी के ऊपर उनका कब्जा है। माने एफएमसीजी से लेकर के, फूड से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, पेट्रोलियम से लेकर के, गोल्ड से लेकर के, रिसर्च, तमाम चीज़ों पर, ट्रांसपोर्टेशन। माने हमारे देश में विदेशी लोग आके टैक्सी चलाते हैं। हमारे देश में ऑटोमोबाइल पर भी करीब जो है 50% से ज़्यादा उनका कब्जा है। टोटलिटी में आप देखेंगे तो करीब 75% ऑटोमोबाइल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह विदेशी एमएनसीज भरी पड़ी है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा और 200 साल गुलाम बनाया। अब ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, ये सारी रॉयल्टी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर सारा पैसा बाहर लेके जाती हैं। तो हमारा संकल्प है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्रॉफिट से 100% चैरिटी और 100% स्वदेशी। हम किसी भी एक भी विदेशी कंपनी को या विदेशी क्या कहते हैं इन्वेस्टर को शेयर नहीं देंगे अपना। देखो, दो तरह का ब्लैक मनी है। एक आउट ऑफ कंट्री है, स्विट्जरलैंड आदमी टैक्स हेवंस में, उसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है जो है, गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ किया नहीं है। उसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे बड़े रूप में, 3 की बल्कि 4। एक, एफडीआई कोई भी लेकर के आएगा तो उसका अल्टीमेट ओनर कौन है उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। दिस इज वन बिग स्टेप। तो ब्लैक मनी बाहर नहीं जाएगा, और बाहर से जो आ रहा है उसका भी पता लग जाएगा। जो आउट ऑफ कंट्री से हमारे देश में करीब मॉरिशस रूट से करीब हमारे देश में 20 लाख करोड़ रुपए आया है, 20 लाख करोड़, और उसमें करीब 15 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। ये छोटे, दिस इज नॉट स्मॉल अमाउंट। एफडीआई में अल्टीमेट ओनरशिप का डिक्लेरेशन का प्रोविजन करने से बाहर का काला धन का पता लग जाएगा। एफडीआई इज द की ऑफ ब्लैक मनी। बट ये सरकार तो एफडीआई को बढ़ाने पे तो उसका मैं नहीं बोल रहा कि लाए कि नहीं लाए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। दिस इज डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट अनदर थिंक प्रोसेस। बट एफडीआई जो भी लेके आ रहा है उसको बताना तो चाहिए कि हु इज द अल्टीमेट ओनर। फैक्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ये दिस इज माय, मैंने पहले दे चुका हूं, मैं आपको भी बोल रहा हूं पहली बार। मोदी जी आपको एडवाइस दिया था ये पूरे? पहले दे चुके एडवाइस। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, प्रोमिसरी नोट और पार्टिसिपेटरी नोट, इसको बोलते पीएन रूट, ये बंद करना पड़ेगा। थर्ड है बैंकिंग सीक्रेसी लॉज, इसको खत्म करना पड़ेगा। क्या बैंकिंग सीक्रेसी लॉज के नाम पर लोग बहुत हेराफेरी करते हैं, और विदेशी बैंक तो बहुत ज्यादा करते हैं। बैंकिंग सीक्रेसी लॉज इंडिया में खत्म करो। जो भी टैक्स हेवंस के बैंक यहां पर हैं उनके अंदर भी ये खत्म करो, नहीं तो बोले जाओ भागो यहां से। सब टैक्स हेवंस के बैंक यहीं से लूट के लेके जाते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अब स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं, यहीं से पास ऑन कर देते हैं लोग, बेईमान लोग।
कितने लोग हैं उसमें। और जो है जो चौथा काम है कि जो 700 से ज़्यादा लोगों का जर्मनी से जो नाम आया हुआ था, लिस्ट आया हुआ था, उसको गवर्नमेंट को ओपन कर देना चाहिए। कोई नेम्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो पहले तो ये तो करना ही चाहिए। उसका नेम्स है ना। हाँ, तो पहले तो बीजेपी भी बोलता था ओपन करना चाहिए। नेम्स आप पनामा पेपर्स वाले बात कर रहे हैं? सब हैं उसके अंदर। तो मोदी जी ने एक्शन के पहले बोला था ये डिस्क्लोज करेगा, तो अभी तक नहीं किया, उसके करेगा ना, अभी करेगा, इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं। करेगा। बाबा जी को इंफॉर्मेशन मिली होगी, आई एम श्योर। बट आपने ये सारे आइडियाज गवर्नमेंट को दिए हैं, और कंसिडरिंग कि मोदी जी इतने स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड पर्सनालिटी है, और एक काम और अभी एक काम और करना चाहिए। टैक्सेशन कम कर देना चाहिए, माने टैक्स को कम कर देना चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स को कम कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ट्रांजैक्शन टैक्स कर दो, सब छुट्टी। ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट बहुत परेशान करता है लोगों को। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हाँ, ये है, कई देशों में है, चीन से लेकर के और कई दुनिया के देशों में। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आप 0.5% भी करते हैं तो बहुत होता है। और हाँ, एक ये जो स्वैप मशीन लगा रखी है ना, कार्ड मशीन, ये 2% ले रही है। ये तो लूट मचा रही है। इसका घटाना चाहिए। हाँ, ये तो लोग खरीद नहीं पाते हैं। नहीं, गलत बात। अब इसे जो कुछ तो हमारे एफएमसीजी में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 2-3% ही प्रॉफिट होता है। वो 2% बैंक को चला गया तो उसको बिजनेस कैसे करेगा। तो ये आप इसको हाईलाइट करो, इसको इनके ऊपर जो 1.5 से 2% जो ये लोग फीस ले रहे हैं, चार्ज काट रहे हैं, ये 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5, और इतना अभी तो लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन होने लग गया। तो ये तो इनजस्टिस है, मतलब एक तरह से ये डकैती है।